वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस ओसीसी। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इससे के पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमआरआई क्या होती है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के हथेली का नियम क्या होता है, बाएं हाथ के हथेली का नियम, इससे संबंधित बातें में चर्चा की गई थी। इनके बारे में आपको बताया गया था। आज हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन के बारे में, कि जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि कोई एक ऐसा चालक ले लें जो हम उसको ऐसे क्षेत्र में रखें जिसका चुंबकीय क्षेत्र हमेशा परिवर्ती हो, तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप आपको समझाएंगे जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि वास्तव में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक फिगर हमने पहले से बना रखा है। इससे आप देखें कि यहाँ एक धारावाही परिनालिका ली गई है। इस धारावाही परिनालिका में तार के कुछ फेरे लपेटे गए हैं जिसको एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ दिया गया है और इस धारावाही परिनालिका के समीप एक दंड चुंबक, छड़ चुंबक रखा गया है या दिखाया गया है। और इसमें जो ये एरो की दिशा दिखाई गई है, ये बता रही है कि हम चुंबक को परिनालिका के समीप ला रहे हैं। जब हम इस चुंबक को परिनालिका के समीप लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इस पर। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि जब पहला पॉइंट है इसका, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, जब हम यह एक धारावाही परिनालिका जिसे हम कुंडली कहेंगे, इसके समीप जब हम इस चुंबक को लेकर आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया गया है ना, इसको हम जैसे करीब लेकर आते हैं, इसमें थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होती है। अब ये गैल्वेनोमीटर जो है एक धारा मापक यंत्र होता है। ये तो स्पष्ट जाने कि गैल्वेनोमीटर धारा मापक यंत्र है और जब इसमें विक्षेप हो रहा है तो इसका मतलब ये धारा के मान को बता रहा है। और धारा के मान को बताने का अर्थ क्या हो गया कि ये इस समय ये बता रहा है कि इसमें कुछ धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। अगर इसमें किसी प्रकार की धारा नहीं प्रवाहित होगी तो ये हमेशा शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको इसके करीब लेकर जाते हैं, ये शून्य स्थिति से कुछ ऊपर चला जाया करता है या नीचे चला जा सकता है, या कह सकते हैं कि किसी दिशा में इसका विक्षेप अवश्य होगा। फिर दूसरा पॉइंट है, जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता है। अब दूसरी बात कि जैसे हम इस चुंबक को इसके समीप लेकर आए और यहीं पर रोक दिए, तो पहले विक्षेप तो हुआ, फिर इसके बाद इसमें किसी प्रकार का, अब यहीं पर रोके रहेंगे, अगर इसको स्थिर किए रहेंगे, रोकने पर इसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं दिखाई देगा। अब फिर अगली एक्टिविटी, तीसरी बात की जाती है कि जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है, अब हम क्या करेंगे, इस चुंबक को दोबारा इस दिशा में लेकर जाएंगे। पहले स्टेप में ये बताया गया है, स्टेप नंबर 1, और थर्ड स्टेप में ये बताया जा रहा है कि हम इस दिशा में लेकर जाते हैं। दूसरा स्टेप नंबर 3 कि जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत होता है।
तो पहली बार जब हमने इस चुंबक को इधर की ओर लेकर आया था तो इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ था। फिर दूसरी बार हम इसको अगर चुंबक को न गति कराते हैं, न इधर लेकर जाते हैं न उधर लेकर जाते हैं, कह सकते हैं न लेफ्ट न राइट, किसी भी तरफ हम नहीं लेकर जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको दूसरी तरफ पीछे की ओर खींचते हैं तो फिर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, और इस बार जो इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है उसके पहले वाले विक्षेप के विपरीत दिशा में होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इसमें कुछ विक्षेप उत्पन्न हो रहा, अर्थात इसके सिर्फ चुंबक के आगे पीछे करने पर इसमें धाराएं हल्की प्रेरित हो जा रही, बह जा रही हैं। तो इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके थोड़ा सा एक क्रियाकलाप 2 के द्वारा हम लोग देखेंगे कि क्या है क्रियाकलाप 2। तो आइए इसे देखते हैं। ये है क्रियाकलाप 2। अब क्रियाकलाप 2 में इसमें बताया गया है कि कुंडली नंबर 1 2 कुंडलियां ली गई हैं और ये कुंडली नंबर 2 है। यहाँ 2 कुंडलियां दिखाई गई हैं और पहली कुंडली को हम बैटरी के द्वारा जोड़ रखे हैं, दूसरी कुंडली को गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ रखे हैं। अब बात यह है कि हम जैसे ही पहली कुंडली के ये स्विच को ऑन करेंगे, ये कुंजी है के, स्विच को ऑन किया जाता है। प्राथमिक कुंडली के स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें थोड़ा सा इसके मूल अवस्था से विक्षेप हो जाता है। अब फिर क्या करते हैं, अस्थायी विद्युत धारा, जब इस कुंडली में लगातार हमने इसको ऑन कर दिया है, ऑन करने के पश्चात अब देख रहे हैं कि इस कुंडली में क्या होगा। जैसे ही इस कुंडली को ऑन किए थे तो इसमें विक्षेप हो गया था, फिर इसके पश्चात अब हम ऑन करके छोड़ दे रहे हैं। जब ऑन करके छोड़ देंगे तो आप ये बात स्पष्ट समझ सकते हैं कि अब कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो हमारा कुंडली दिखाया गया है, इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे ही हम ऑन करेंगे इसे, इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगेगी जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अब एक बात जाने, जब लगातार अस्थायी धारा प्रवाहित होती है तो कोई विक्षेप नहीं दिखाता है ये द्वितीय कुंडली, अर्थात गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता है। अब थर्ड स्टेप फिर वही किया जाता है, स्विच ऑफ किया जाता है। अब इसमें भी हम स्विच को ऑफ कर देते हैं। जैसे ही स्विच को ऑफ किया जाता है तो फिर क्या होता है, हम जैसे ही इसको ऑफ करेंगे गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, परंतु पहले के विपरीत दिशा में। अब फिर इसमें एक विक्षेप उत्पन्न होगा। अगर सपोज दैट आप ये मान लीजिए कि पहली बार का जो विक्षेप था, अगर ये मूल अवस्था, ये जो आप देख रहे हैं इसे, अगर इस अवस्था से आकर के इस अवस्था में था ऐसे, तो दूसरी बार क्या होगा, यहाँ से ये जा करके इस अवस्था में ऐसे चला जाएगा घूम करके, हैं। तो आप इस बात को समझें कि किस प्रकार से ऑन करने पर और ऑफ करने पर इसमें धारा में परिवर्तन हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। हम इसी को अभी आपको परिभाषा में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, परिवर्ती का मतलब कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखें इस चालक को कि जिससे उसका चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बदलता रहे, घटता रहे, बढ़ता रहे, घटता रहे, बढ़ता रहे, ऐसा हो। तो आखिर वास्तव में आप कैसे ये समझ सकते हैं कि घट रहा है और बढ़ रहा है। तो इस बात को समझने के लिए आप समझें यहाँ पर कि ये तो आपकी धारावाही परिनालिका हो जा रही है और यहाँ पर हमने इस चुंबक को थोड़ा और करीब ला दिया। तो इसमें से आप जानते हैं कि इसमें से बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसमें से आप सपोज दैट देख सकते हैं कि 4-6 रेखाएं गुजर रही हैं। अगर हम इस चुंबक को इस परिनालिका से थोड़ा दूर रख देते हैं, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, अब इसी चुंबक को पीछे खिसका लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें से जो बल रेखाओं की संख्या होगी संभवतः वो कुछ कम गुजरेगी। जब पीछे खींच लेते हैं तो इसमें से बल रेखाओं की जो संख्या है ये, इसमें बल रेखाओं की संख्या अधिक है, इसमें बल रेखाओं की संख्या कम है। और जो बल रेखाओं की संख्या होती है, क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, वही
वैद्युत चुंबक की प्रबलता को व्यक्त करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करते हैं। जहां पर इनकी संख्या अधिक होती है वहां पर क्षेत्र प्रबल होता है और जहां पर इनकी संख्या कम होती है वहां पर क्षेत्र दुर्बल होता है। तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या हम B1 से दिखा देते हैं, क्षेत्र रेखाओं की संख्या को N1 से, और यहाँ पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या को N2 से, यहाँ के क्षेत्र को B1 से, यहाँ के क्षेत्र को B2 से दिखा देते हैं। तो आप एक बात समझें कि N1 इज ग्रेटर देन N2। क्षेत्र रेखाओं की संख्या यहाँ पर N1 ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि B1 वाले का क्षेत्र B2 वाले क्षेत्र से ज़्यादा होगा। ये बात आप समझें। तो इस प्रकार से बताया गया है कि परिवर्ती हम इसको जब करीब लाएंगे तो इसको पहले कुछ अधिक गुजरेंगी, दूर लेकर जाएंगी तो इसमें से रेखाएं कम गुजरेंगी इसमें से। तो एक बात तो स्पष्ट हो रहा है, यह जो इसका क्षेत्र बन रहा है परिवर्ती हो जा रहा है, घट बढ़ रहा है। तो यही बात है, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो आपने देखा कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, अर्थात इसमें धारा प्रेरित हो रही है। यह धारा प्रेरित धारा कहलाती है तथा यह परिघटना, यह जो परिघटना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब आपको शायद ये बात अब समझ में आ चुकी होगी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो अब इसके बाद हम अगले टॉपिक इसमें जानेंगे। अब इसमें आपको अगली टॉपिक बताते हैं, फ्लेमिंग के दक्षिण या दाएं हस्त नियम की फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या होता है। तो इसमें बताया जा रहा है, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इनके कहने का अर्थ ये है, यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, ये हमारी तर्जनी हो गई, मध्यमा ये हमारा मध्यमा हो गया और ये हमारा अंगूठा हो गया, यदि तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, ध्यान देंगे आप इस प्रकार से, यदि लंबवत फैला दें, इसके बीच का कोण 90 डिग्री है और इसके भी बीच का कोण 90 डिग्री हो और यहाँ से भी कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री बने, सब अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, नॉर्मल हो, तो ऐसे कंडीशन में तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो हमारी तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए तथा अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम B कह सकते हैं, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र B को शो करे, और अंगूठा चालक की दिशा को, ये अंगूठा हमारा जो है चालक की दिशा, चालक की गति की दिशा को दिखाए। गति को हम V मान लेते हैं कि मान लीजिए ये V वेग से गति कर रहा है, इसका वेग V हो गया, आप समझे, V गति की ओर संकेत करे। तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा को व्यक्त करती है, तो ये प्रेरित धारा को व्यक्त करेगी, धारा I को ये व्यक्त करेगी। अब ये बात समझ जाए कि यदि हम ये देख सकते हैं आप, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगा और ये धारा की दिशा को शो करेगा, और अंगूठा चालक पर चालक की गति की दिशा को शो करेगा। ये डायरेक्शन होगा कि चालक किस दिशा में गति कर रहा है। अर्थात अभी अभी आपने देखा कि ये जो कुंडली थी अभी, और उसमें चुंबक को आगे पीछे किया जा रहा है, तो उसी प्रकार से चालक की गति की दिशा किस प्रकार से हो सकती है इसमें दिखाया जाएगा। तो ये था, आप इसे देख सकते हैं, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, चालक की गति की दिशा को शो करेगा ऊपर की ओर, और ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को शो करेगा, ये V कह सकते हैं, और ये प्रेरित धारा I की दिशा को व्यक्त करेगा। इसी को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। इस प्रकार को ये प्रेरित विद्युत धारा हो गई, जिसे हम चालक में प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें जानेंगे यह जो नियम है, यह नियम क्या कार्य करता है। जनित्र, जिसे हम जनरेटर की कार्य सिद्धांत है, कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर आप जानते हैं, डेकोरेशन में जनरेटर का प्रयोग करते हैं, इसी के द्वारा ऊर्जा सप्लाई होती है, विद्युत सप्लाई की जाती है। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर ये कार्य करता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। ये जो प्रेरित विद्युत धारा है, इसकी डायरेक्शन को ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है।
अब इसके बाद हम जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो आइए जानते हैं। जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, अपने डायरेक्शन को, अपनी दिशा को बदल लेती है, हम उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट, हम इसको एसी के नाम से जानते हैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट। जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों में के पश्चात अपनी दिशा बदल लेती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में विद्युत धारा हर 1/100वें सेकेंड के बाद 1/100 सेकेंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है या चेंज कर लेती है। तो इस प्रकार से इसका समय अंतराल कितना होगा? समय अंतराल इक्वल्स टू 1/100 सेकेंड प्लस 1/100 सेकेंड, दोनों का जैसे एलसीएम लेंगे हम तो 2/100 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कट करके 1/50 सेकेंड ये बचेगा, जिसको आप इस प्रकार से समझ भी सकते हैं। 1/100 प्लस 1/100, दोनों का एलसीएम होगा 100, ये 1 हो जाएगा 2, तो हम इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 15 बार जाएगा, 50 बार 50 बार, तो ये 1/50 सेकेंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका समय अंतराल 1/50 सेकेंड है। तो अब इसके बाद जो है अगली टॉपिक हम इसमें जान लेते। इसी 1/50 सेकेंड आने के बाद यदि हम इसकी आवृत्ति की गणना करना चाहें, इस समय हमने देख लिया। अब इसके बाद आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति इक्वल्स टू होता है 1/, समय अंतराल। तो हमें समय अंतराल देखा कि 1/50 मिला। अब 50 ऊपर चला जाएगा तो 50 हर्ट्ज प्राप्त होगा, क्योंकि आवृत्ति का जो मात्रक है हर्ट्ज होता है। इसको ध्यान देंगे, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। अब इससे हमें लाभ क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा है, इस प्रत्यावर्ती धारा से हमें क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है? प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय करके प्रेषित किया जा सकता है। इसे हम बिना अधिक ऊर्जा का खर्च किए हुए ही दूर स्थान तक भेज सकते हैं। एक स्थान से काफ़ी दूरी तक भेजी जा सकती है। इससे हानि क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता है। मीन्स दैट आप कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। दिष्ट धारा क्या होती है? जिसको हम कहते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, दिष्ट धारा कहलाती है। इसका नाम ये डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट होता है ये, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, हम इसको स्टोर कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस भी आप देख लीजिए, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम इसको स्टोर कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। अगर हम डायरेक्ट करंट को बहुत दूर भेजें, जैसे हम अपने ट्रांसफार्मर से लेकर के अपने घरों तक विद्युत लाते हैं, वैसे अगर डीसी को इतनी दूरी तक हमें प्रेषित करना रहे, भेजना रहे, तो इसमें ऊर्जा का क्षय बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम देखते हैं स्रोत क्या है इसका। सेल, बैटरी, संग्रह सेल, ये सब इसके स्रोत हैं। दिष्ट धारा के स्रोत हैं सेल, बैटरी, संग्रह सेल। घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है? 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं। विद्युत परिपथ का अर्थ एक प्रकार से वायरिंग से ही होता है, तार से ही होता है। तो ये तार घरों के 3 प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला होता है विद्युत मान्य तार, जिसको हम कहते हैं धनात्मक, और इसका कलर होता है रेड कलर का होता है। लाल विद्युत रोधी आवरण इस पर चढ़ा होता है। तार के ऊपर एक खोल चढ़ी होती है, एक आवरण चढ़ा होता है, ढका हुआ तार होता है, ये नग्न नहीं होता। उस पर लाल रंग का जो होता है, आप समझ जाएंगे, मार्केट में जो वायर आपको मिलते हैं, लाल मिलते हैं, काला मिलता है, हरा मिलता है। तो ये किस संकेत को देते हैं, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो लाल होता है ये विद्युत मान्य तार होता है, धनात्मक कह सकते हैं। और दूसरा उदासीन तार होता है, जो काले रंग का होता है, इसको हम ऋणात्मक कहते हैं।
प्लस माइनस। तीसरा है भू संपर्क तार। ये हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, इस पर हरे रंग का कवच खोल चढ़ा होता है, ये भू संपर्क तार होता है। भारत में विद्युत मान्य तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। हमारे देश में जो विद्युत मान्य तार होता है और उदासीन तार होता है, दोनों के बीच की जो वोल्टता होती है 220 वोल्ट विभवांतर होता है। हम आपको एक बात बताते हैं कि हमारे घरों में किस प्रकार से विद्युत आता है। सबसे पहले एक पोल लगा होता है, खंभा लगा होता है, उस पर ट्रांसफार्मर होता है या तार होता है, उस वहाँ से तार आया होता है कनेक्ट करके, वहाँ से मुख्य आपूर्ति हमारे घरों में आती है। हमारे घरों में आने के बाद वो फ्यूज लगा होता है, फ्यूज से होकर के गुजरती है, फ्यूज तार से, फिर हमारे घरों में विद्युत मापी मीटर लगे होते हैं, उनसे होकर गुजरती है, फिर वितरण बाक्स के पास पहुँचती है। वितरण बाक्स से पृथक पृथक अलग अलग परिपथों में उसको भेज दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे एक भू संपर्क तार होता है और भू संपर्क तार का प्रयोग संबंध सीधे सीधे हमारे परिपथ से होता है, उन परिपथों से जो पृथक परिपथ होते हैं। फिर इसके बाद जो है विद्युत मान्य तार होते हैं, उदासीन तार होते हैं, ये हमारे जो है खंभे से आते हैं। खंभे से आने वाले दो तार, एक विद्युत मान्य तार, एक उदासीन तार। और तीसरा भू संपर्क तार, ये हमारे घरों से ही होता है। हम अपने घर के आंगन में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर नमी बनी पाई होती है, वहाँ से एक छड़ जमीन में गाड़ करके और कुछ उसमें पदार्थ डाल देते हैं, जैसे नमक होता है, पानी होता है, ऐसे पदार्थों को डाल करके घोल बना करके हम उसमें एक वायर छड़ को डाल देते हैं, उसमें वायर बांध करके एक भू संपर्क तार बना लेते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत मान्य तार और उदासीन तार हमारा आता है। वो कहाँ पर आया करता है? विद्युत प्रदाय बोर्ड या बोर्ड का स्विच, फ्यूज जो होता है, फ्यूज वाला जो बोर्ड होता है, वहाँ तक हम इसको लेकर आते हैं। फिर इसको बाद इसका संपर्क विद्युत मापी से हो जाता है। फिर इसके बाद वितरण बाक्स, जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे हों, फिर वो चला जाता है एक ऐसे बॉक्स में जहाँ पर फ्यूज तार वगैरह लगा होता है। वहाँ से फिर यहाँ से इसको जो है कि पृथक परिपथ में भेज दिया जाता है। अलग अलग जो परिपथ होते हैं उन परिपथों में ये चला जाता है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि भू संपर्क तार क्या होता है। भू संपर्क तार, यदि संधारित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध क्षय प्रदान करता है। इसको हम भू संपर्क तार के नाम से जानते हैं। यदि साधित्र के धात्विक आवरण से, उसका जो धातु का आवरण बना होता है, विद्युत धारा का क्षरण होता है तो हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। लघु पतन क्या होता है? जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब अकस्मात विद्युत मान्य तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो लघु पतन हो जाता है। अगर दो जो है कि वायर एक दूसरे के सीधे संपर्क में आते हैं, टच कर जाते हैं, नग्न हो अगर, तो शॉर्ट सर्किट उसे कहते हैं। यही होता है शॉर्ट सर्किट। तो इस प्रकार से हमने इन बातों के बारे में बताया। कुछ और पॉइंट्स इसमें हैं जिसे हम जान लेते हैं। जो शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन होता है, परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन होता है ना, तो उसमें होता क्या है कि परिपथ का प्रतिरोध जो है कम हो जाता है, अतिभारण हो सकता है। अब ये जान लेते हैं कि अतिभारण क्या चीज़ होता है। जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है, तार की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर धारा खींची जाए तो अतिभारण कहलाता है, या ये घटना अतिभारण पैदा हो जाती है। आप समझ जाए, यदि इस तार की कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा इसमें से धारा सप्लाई हो तो ऐसे में अतिभारण का चांस बनता है। अतिभार मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको भार दिया जाए तो वो नहीं सह सकता है, उसी को अतिभारण कहते हैं। कारण क्या होता है अतिभारण का? आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटना होने वाली वृद्धि। इसकी वजह से दुर्घटना होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, अर्थात विद्युत आघात होने का भी चांस ज़्यादा हो जाता है। एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत
साधित्रों को संयोजित करना। अगर एक ही से बहुत से कनेक्शन को हम जोड़ देते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इसके लिए सुरक्षा युक्तियाँ, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए, भूसंपर्क तार लगाना चाहिए और मैनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं MCB मैनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करके हम इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि इस क्लास में आज आप लोगों ने जाना कि फ्लेमिंग के बाएं दाहिने हाथ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के बारे में आपको बताया गया कि दाहिने हाथ का नियम क्या होता है। इससे पहले हमने क्रियाकलाप 2 समझाया, क्रियाकलाप 1 समझाया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसके बारे में समझाया गया, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया। फिर इसके पश्चात आप लोगों को बताया गया कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसे हम दिष्ट धारा कहते हैं, और ये किस प्रकार से इसकी दिशा बदलती है या नहीं बदलती है, इसका एग्जाम्पल बताया गया। फिर घरेलू परिपथों के बारे में बताया गया, उसका आपको वर्णन भी समझाया गया किस प्रकार से होता है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस हो सकता है होता है। इसको आप फिगर के साथ 1 बार 2 बार ड्रा करके समझ लें तो काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। फिर इसके बाद भू संपर्क तार क्या होता है, लघु पथन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताया गया। और फिर आपको बताया गया अतिभारण क्या होता है, अतिभारण कैसे होता है, इसका कारण क्या होता है, इसमें कौन कौन सी सुरक्षा युक्तियां शामिल की जा सकती हैं। तो इसके लिए आपको सुरक्षा युक्तियां भी बताई गई कि विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं, वो संपर्क तार करते हैं, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने आप लोगों को वैद्युत धारा के बारे में और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित बहुत सारे टॉपिक को समझाया गया। आज का क्लास ये यहीं पर ख़त्म होता है, यह लेसन आपका समाप्त हो चुका है। अब इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और अगले लेसन के बारे में आपको बताया जाएगा। यदि आपको ये क्लास बेहतर लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।